जय हिंद एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो भाई अभी तक हम लोगों ने अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स जो हैं उनकी मंथली मैगजीन्स टेलीग्राम व्हाट्सएप और बाकी सोर्सेज में दे दिए है ना। तो भाई साथ ही साथ में हमारा ये जो पूरी सीरीज है करंट अफेयर्स के एक्सप्लेनेशंस की, ये भी चलती जा रही है। वैसे कुछ क्लास एक्सप्लेन करने लायक होता नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं आने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि नॉर्मल करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों ने बोला कि सर उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, लेट इट बी। ठीक है। तो भाई अभी ये जो सीरीज है आपकी कंटिन्यूस रहेगी। तो भाई मार्च 2023 के करंट अफेयर्स हैं हमारे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। हम वही सारी कैटेगरीज कवर करेंगे जो हम करते आए हैं: नेशनल एंड डिफेंस, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेशनल एंड डिफेंस से। क्वेश्चन है, सॉरी, करंट अफेयर्स है सबसे पहला कि वो इज कर्नल गीता राणा। वो इंडियन आर्मी ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, एक वुमेन ऑफिसर को यानी कि कर्नल गीता राणा को अपॉइंट किया। कहाँ अपॉइंट किया? एक इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप के लिए। एक भाई इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप है जो आपकी एक सेंसिटिव लोकेशन में कंडक्ट की जा रही है, ईस्टर्न लद्दाख में, नियर चाइना बॉर्डर यानी कि एलएसी के पास। तो भाई इंडियन आर्मी के लिए ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो है क्रिएट किया है जेंडर पैरिटी लाने के लिए और वुमेन ऑफिसर्स को कमांड पोजीशन देने के लिए सिलेक्ट ब्रांचेस में। कर्नल गीता राणा की जो अपॉइंटमेंट है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है और अभी तक किसी भी वुमेन ऑफिसर को ऐसी कोई कमांड वाली पोजीशन मेडिकल स्ट्रीम में के अलावा नहीं दी गई। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स का है कि वो इस ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। तो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जो है उन्होंने भी भाई हिस्ट्री बनाई है, क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की जिनको एक फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट का फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट में अपॉइंट किया गया है वेस्टर्न सेक्टर में। वो वहां पर एक मिसाइल स्क्वाड्रन की कमांड लेंगी, ठीक है, मिसाइल स्क्वाड्रन के अंडर में होगी। तो ये भी भाई इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वैभव फेलोशिप स्कीम क्या है भाई ये? तो भाई नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे भाई जो हमारा Feb 28 को मनाया गया, उसको ऑनर करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने वैभव फेलोशिप स्कीम जो है वो लॉन्च की। ये जो नया इनिशिएटिव है ये बेसिकली इंडिया की रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशंस जो है आपके वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ में किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेंट्स जो हैं वो एनआरआईज होने चाहिए यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए। इसके साथ साथ पीआईओज भी हो सकते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हो सकते हैं, या फिर ओसीआईज यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। उनके पास में एक पीएचडी, एमडी या एमएस की डिग्री होनी चाहिए किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और करंटली वो एक ओवरसीज एकेडमिक रिसर्च या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेशन में होना चाहिए, और उनका एक सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। थर्ड आता है व्हाट इज समर्थ स्कीम। तो समर्थ का भाई सीधा सा मतलब है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो भाई यही है हमारी समर्थ, ठीक है। ये एक डिमांड ड्रिवन और प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्किलिंग इनिशिएटिव है जो क्या करेगा भाई, जो ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपकी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगा, जॉब्स क्रिएट कराएगा, और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर है उनमें ये पूरी की पूरी जो टेक्सटाइल सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन होती है ये उसको लिंक करेगा, उसको कवर करेगा, एक्सेप्ट स्पिनिंग एंड वीविंग। उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन को कवर किया जाए। ये आपकी किस किस के द्वारा मतलब इम्प्लीमेंट की जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आपकी अलग अलग गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो करेंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी भाई इसके साथ में आएगी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड आएगा भाई इसके साथ में, ठीक है। एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो भी इसके साथ में आएगा, और ये आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी मार्च 2024 तक, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आते हैं भाई, व्हाट इज NPCDCS। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, जिसको कहा गया है NPCDCS। ठीक है, ये बेसिकली आपका 2010 में लॉन्च किया गया। 2010 में लॉन्च किया गया था मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की रोकथाम के लिए। ये एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है कि भाई हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन बीमारियों से जुड़ा हुआ वो काफी तगड़ा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस फीचर्स होने चाहिए, ऐसी बीमारियों को पहले से पहचानने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, हेल्थ प्रमोशन होना चाहिए, और भी बहुत कुछ चीजें होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक मेजर एम रखा है, वो ये कि भाई कैंसर रिलेटेड जो मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि कैंसर से जो लोगों की मृत्यु होती है उसको 25% रिड्यूस करना है 2025 तक। नेक्स्ट आता है ATL सारथी, अटल इनोवेशन एम मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो एम है आपका, नीति आयोग का एक थिंक टैंक है बेसिकली ये, ठीक है। ये इन्होंने ATL सारथी को लॉन्च किया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है जो अटल टिंकरिंग लैब्स को स्कूल्स में क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। अटल टिंकरिंग लैब्स आपने देखी होंगी भाई, बहुत सारे स्कूल्स में एस्टेब्लिश रहती हैं। तो AIM जो है उन्होंने तकरीबन आपके 10,000 एटल्स जो है ATLs हैं उनको इंडिया में एस्टेब्लिश किया है टू प्रमोट क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग यंग स्टूडेंट्स, और उनके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करना लाइक कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया, फिजिकल कंप्यूटिंग हो गया, डिजाइन थिंकिंग हो गया एंड क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह। नेक्स्ट आते हैं भाई, व्हाट इज एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च यानी कि AMD। तो भाई कुछ प्रीलिमिनरी सर्वेज हुए आपके AMD के द्वारा, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट के द्वारा भाई हमारे क्या हुए, कुछ प्रीलिमिनरी सर्वेज हुए, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च वगैरह किया गया, और ये पाया गया कि भाई कर्नाटक की, हाँ कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य डिस्ट्रिक्ट, वहां पर लिथियम के रिजर्व्स पाए गए, ठीक है। तो तकरीबन वहां इंडिकेशन किया गया कि भाई 1600 टन के आसपास जो है पेगामाइट रॉक्स के अंदर, पेगामाइट्स रॉक जो है उनके अंदर में लिथियम के रिजर्व्स पाए गए। अब ये पेगामाइट्स रॉक्स क्या होती है भाई, पेगामाइट्स आपके रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, इग्निशियस रॉक्स होती हैं ये, टंगस्टन, एपिटाइट, फ्लोराइड, टॉर्मलिन, एक्वामारीन, जो आपका पेगामाइट रॉक्स की अलग अलग टाइप्स होती है। ये ग्रेनाइट की जैसी ही होती हैं। पेगामाइट्स आपके ज्यादातर राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाए जाते हैं। अब अगर हम AMD की बात करें तो भाई AMD इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है। ये बेसिकली जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स हमारी कंट्री के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए जरूरी होते हैं उनके बारे में रिसर्च करता रहता है। 1948 में इसको रेयर मिनरल सर्वे यूनिट के तौर पर स्टेब्लिश किया गया था। फिर बाद में इसको नाम दे दिया गया रॉ मटेरियल्स डिवीजन एंड एटॉमिक मटेरियल डिवीजन, और उसके बाद उसका 1998 में इसका जो नाम है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च वो रखा गया। नेक्स्ट आता है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2023। तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट क्या करती है, एकेडमिक फ्रीडम को मेजर करती है 179 कंट्रीज में 5 इंडिकेटर्स को एनालाइज करने के बाद, है ना, जिसमें फ्रीडम टू टीच एंड रिसर्च आ जाता है, टीचर कितना पढ़ाते हैं अपने हिसाब से, है ना, उनको क्या फ्रीडम है, कितना रिसर्च कर सकते हैं। एकेडमिक एक्सचेंज, अलग अलग जगह पर क्या होता है, एकेडमिक आइडियाज का एक्सचेंज होता है, आइडियाज को आपस में डिसमिनेट किया जाता है, बांटा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कैसे करिकुलम को चला सकती है। कैंपस इंटीग्रिटी एंड एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, ये सब चीजें इसमें शामिल रहती है। एकेडमिक फ्रीडम इंडिया की जो है 179 कंट्रीज की 30% का जो बॉटम वाला ब्रैकेट है उसमें रखा गया, मतलब ज्यादा एकेडमिक फ्रीडम नहीं। नेक्स्ट आते हैं भाई 7th शेड्यूल के बारे में। तो भाई एक एनालिसिस रिपोर्ट आई, किसकी रिपोर्ट आई, वर्किंग ऑफ द 7th शेड्यूल, किसके द्वारा रिलीज की गई, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा रिलीज की गई, प्राइम मिनिस्टर को दी गई, ठीक है। तो भाई इस रिपोर्ट में बेसिकली आपकी 7th शेड्यूल की वर्किंग के बारे में लिखा गया, काफी कुछ बताया। अब अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल जो है आपका ये आता है आर्टिकल 246, ठीक है। ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। जो आपकी 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट भाई हमारी है, स्टेट लिस्ट है हमारी, और जो कंकरेंट लिस्ट है,
इसके बीच में जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स बांटे गए हैं उससे रिलेटेड पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या मिली। तो यूनियन लिस्ट में भाई हमारी 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में हमारे 66 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि कंकरेंट लिस्ट में हमारे कितने हैं, कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल 446 के अंडर में हो गया। दूसरा आता है भाई हमारा आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 के अंदर में कुछ रेसिडुअरी पावर्स आती है जो आपकी दी गई है पार्लियामेंट को। जो बची कुची पावर्स है वो पार्लियामेंट को दी गई है, मतलब कि इनका जो जुरिसडिक्शन है ना, वो बेसिकली आपका स्टेट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता है, तो मतलब वो सीधा आपका चला जाता है पार्लियामेंट। अब एक और चीज आती है कि भाई शेड्यूल 7 को हम अमेंड कैसे कर सकते हैं। तो इसको अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंडर में, है ना। आर्टिकल 368 क्या बोलता है, आर्टिकल 368 बात करता है स्पेशल मेजोरिटी की। ये तो आपने पॉलिटी में पढ़ाई होगा, स्पेशल मेजोरिटी में इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 जो मेंबर है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। और उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का जो है वो रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। ये पूरा प्रोसेस आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट आता है भाई पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस में कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको एक पैनल के द्वारा चूज किया जाए। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड CEC इनको पैनल के द्वारा चूज किया जाए। भाई इसमें एक टेम्परेरी मैकेनिज्म बनाया गया है। टेम्परेरी मैकेनिज्म में क्या है कि पैनल क्या करेगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता रहेगा। ये पैनल प्रेसिडेंट को एडवाइस करता रहेगा जब तक पार्लियामेंट इससे रिलेटेड एक लॉ ना बना दे, इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड एक लॉ ना बना दे, तब तक ये टेम्परेरी मैकेनिज्म चलता रहेगा। अब अगर हम इलेक्शन कमिश्नर्स की इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये जो मूव है ये बेसिकली क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए रखा गया है ताकि एग्जीक्यूटिव यानी कि क्या, एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का उनके बीच में इंटरफेरेंस ना बढ़े। तीसरा परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एस्टेब्लिश करें। फिर नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज। बिल्कुल सही, फेक न्यूज, भाई फेक न्यूज के मास्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी, है ना, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है और उस नोटिफिकेशन का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। ठीक है, अब इस अमेंडमेंट के अंदर में क्या है, इस अमेंडमेंट के अंदर में आपकी कुछ चीजें डाली गई है, लाइक डिजिटल मीडिया एंड न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट को क्या कहा गया है, डिफाइन करने को कहा गया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ आपके अलग नस्ल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भाई देश के बारे में उल्टी सीधी खबरें फैलाते हैं, है ना, वो किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में उल्टी सीधी खबरें फैलाते हैं विदेशों में बैठ के। तो ऐसे लोगों के ऊपर नकेल डालने के लिए चीज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने जनरली किसी और का पट्टा पहन के रखा हुआ होता है और वहां से फंडिंग उनको मिलती है। और फिर वो क्या करते हैं कि न्यूज की आड़ में, करंट अफेयर्स की आड़ में या डिजिटल मीडिया की आड़ में क्या करते हैं, वो भाई इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगानी पड़ेगी, यानी कि ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज यानी कि फेसबुक हो गया, एक्स यानी कि जो ट्विटर है वो हो गया, और आपके जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको यूजर्स को नए रूल्स के बारे में बताना पड़ेगा। दूसरा, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन 24/7 कोऑर्डिनेशन के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए और ऑफिसर्स के साथ इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई जो भी ऑर्डर्स उन्होंने रिक्विजिशंस के दिए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने किसी पर्सनल, किसी अकाउंट से रिलेटेड, किसी यूजर से रिलेटेड मांगी है, वो उनको देनी पड़ेगी। तीसरा, 2 कैटेगरीज ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज। सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज और आपके सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। उसके बाद फैक्ट चेकिंग यूनिट ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है जिसको फेक करार दिया जा रहा है फैक्ट चेकिंग यूनिट के द्वारा, उसको ऑनलाइन इंटरमीडिएटरीज जो है वो अलाउ अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं करें। फिर आता है ग्रीवियंस ऑफिसर। ग्रीवियंस ऑफिसर आपका जो है वो इंटरमीडिएटरी जैसे कि फेसबुक या एक्स वगैरह हो गया, या फिर जो पब्लिशर है उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा।
और एक ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी भी होगी। भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये नोटिफिकेशन इस्टेब्लिशमेंट या फिर किसी और तरीके से ग्रीवियंस अपीलेट कमेटीज जो है उनको इस्टेब्लिश करेंगी, जो यूजर्स की शिकायत को और कंप्लेंट्स वगैरह को देखेंगे। तो भाई फेक न्यूज से बच गए। उसके बाद आते हैं एनेमी प्रॉपर्टी पे। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इनेमी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो यानी कि शत्रु संपत्ति होती है, जो लोग हैं आपके कई सारे जिनकी संपत्तियां यहाँ पर है, जिनको एनेमी प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका है, उनको खाली कराने का प्रोसेस स्टार्ट करा दिया, यानी कि उनका एविक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करा दिया और उनको बेचने की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट करा दी। तो अगर हम एनेमी प्रॉपर्टी की बात करें तो एनेमी प्रॉपर्टी यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट्स या फिर ऐसा मैनेजमेंट जो आपके एनेमी सब्जेक्ट्स या एनेमी कंपनी के द्वारा इंडिया में चलाए जा रहे हैं। मतलब ऐसे एसेट्स जो भाई ऐसे इंडिविजुअल्स छोड़ गए हैं, जो या तो पाकिस्तान चले गए हों या फिर जो चाइना माइग्रेट कर गए हों और इंडिया के सिटीजन्स ना, ठीक है, ऐसे एसेट्स उन्होंने इंडिया में छोड़ दिए हों। तो ऐसे एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, शेयर आपकी कंपनीज में आ जाते हैं, ज्वेलरीज आ जाती हैं, इन सब की ये सब काउंट किए जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजन्स ऑफ चाइना, चाइना की जो सिटीजन्स हैं 1962 में, इनके लिए प्रोसेस लेके आया, और पाकिस्तान के जो आपके सिटीजन्स हैं 1965 1971 के दौरान, तो भाई डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में इनकी प्रॉपर्टीज भी सीज की गई। तो इन प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर करने के लिए एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट आपका 1968 में लागू किया गया, और एनेमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 जो है वो अमेंड किया गया। उसने एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 को अमेंड किया ताकि ये जो लोग हैं, ये दूसरे देशों में जो भाग चुके हैं पाकिस्तान और चाइना में, इनके जो सक्सेसर्स हैं, इनके जो वारिस हैं, ये भाई आके उस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम ना ठोके। ठीक है, तो भाई इसलिए ये एक्ट आपका अमेंड किया गया। नेक्स्ट आता है वायुलिंक। इंडियन एयरफोर्स ने एक इन हाउस सिस्टम जो है वो इंडक्ट किया है ताकि फ्रेंडली फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। फ्रेंडली फोर्सेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको नाम दिया है वायुलिंक, है ना। तो वायुलिंक एक डेटा लिंक सिस्टम है जो सारी एंटिटीज कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट को एक सिंगल लिंक से जोड़ेगा। ये बैटल फील्ड ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाएगा थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंडली फोर्सेस। अगर कभी कोई कॉम्बैट की सिचुएशन हो जाती है तो उसमें जो भी हमारी फ्रेंडली फोर्सेस है, चाहे वो एयरबॉर्न हो, ठीक है, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिस्टम भाई एक सिक्योर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसके साथ साथ पायलट्स को एक एक्यूरेट वेदर का जो डेटा है उनके फ्लाई करने से पहले वो भी अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम क्या करेगा? मल्टीपल सोर्सेज से आपकी डेटा को इंटीग्रेट करेगा और एक जॉइंट बैटल फील्ड को प्रोवाइड कराएगा। रियल टाइम डेटा जो है ऑपरेटर्स को वो अवेलेबल कराएगा। फिर आते हैं भाई प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन पाम 400। तो इंडियन आर्मी जो है पाम 400 ड्रोन का टेस्ट जो है पोखरन में कर रही है। ठीक है, वो इंट्रीगेट भी करने वाली है। पाम 400 जो है एक आर्म रिमोटली पायलट व्हीकल यानी कि आरपीवी है, जो नेविगेशन सिस्टम्स ने बनाया है। ये इजरायली फर्म यूविजन एयर सिस्टम और हैदराबाद बेस्ड आदित्य प्रेसिटेक प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इनके बीच का एक जॉइंट वेंचर है। हाई प्रिसीजन लॉइटरिंग सिस्टम है जो आपकी कैनिस्टर से लॉन्च किया जाता है, जो 120 मिनट तक लॉइटर कर सकता है। इसकी स्पीड 50 से लेके 140 नॉट्स तक है, यानी कि 90 से लेके 216 किलोमीटर पर आवर के बीच में वेरी करती है। और ये ग्राउंड से भाई 3000 से लेके 4000 फीट तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर भाई हमारी कुछ एक्सरसाइजेस आती हैं। लाइक आपकी सबसे पहले आती है शिन्यू मैत्री। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। दूसरी आती है भाई हमारी फ्रिंजेक्स 2023। ठीक है, ये आपकी पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में कंडक्ट की गई। उसके बाद पहली, उसके बाद आती है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में की गई, जोधपुर में। नेक्स्ट भाई आती है सी ड्रैगन 2023। ये आपकी एक मल्टीलैटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की जो नेवीज वगैरह है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आती है कोबरा वॉरियर मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज, 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, सॉरी ट्वाइस अ ईयर होती है भाई, ट्वाइस अ ईयर होती है, साल में 2 बार होती है। यूनाइटेड किंगडम में होती है जनरली, जिसमें इंडिया, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके, सिंगापुर की जो एयर फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट करती है। फिर आता है कोंकण 2023।
एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ यूके के बीच। नेक्स्ट, ला पैरोज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है, फ्रेंच नेवी के द्वारा कंडक्ट की जाती है और इसका एम है enhancing coordination amongst the participating navies in the Indo-Pacific region. Participating countries में इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके एक्सेट्रा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि NILP, फर्स्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट है ना, वो इस साल कंडक्ट किया गया। फ्लैनेट जो है आपका, ये आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंडर में कंडक्ट किया गया 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टू असेस द बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स ऑफ द न्यू लिटरेट्स। जो ऐसे लोग जो हैं जो आपके पहले पढ़ लिख नहीं पाते थे लेकिन अब उनको पढ़ा लिखा दिया गया है, एडल्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं, या फिर 15 साल से ऊपर की जो नॉन लिटरेट्स आ जाते हैं वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। तो उनकी बेसिक राइटिंग, रीडिंग और न्यूमरेसी स्किल्स को परखने के लिए नॉन लिटरेट्स आपके 15 साल से ऊपर के या फिर इस एज ग्रुप के जो हैं उन्होंने इस ग्रुप इवेंट में पार्टिसिपेट किया ताकि उनको लिटरेट्स के तौर पे क्वालिफाई किया जा सके। अब अगर हम NILP के बारे में बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसके ऊपर पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है और ये 2022 से लेकर 2027 तक चलेगी। ये स्कीम्स आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में अलाइंड है। स्कीम सारे नॉन लिटरेट्स जो आपकी 15 साल से ऊपर के हैं उनको टारगेट करेगी, है ना, और उससे अब के उनको टारगेट करेगी। इसमें ज्यादा फोकस आपका फीमेल्स पे और एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स पे रहेगा। 5 कंपोनेंट्स हैं इसके भाई, ठीक है, FLN, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। ये स्कीम जो है भाई आपका, ये आपकी वॉलेंटियर टीचर्स और स्टूडेंट्स जो स्कूल्स के हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हैं, टीचर्स आपके हैं, इन सबको साथ में लेके की जाएगी। टारगेट 2022 से लेके 27 तक का है। 5 करोड़ लर्नर्स यानी कि 1 करोड़ जो है पर साल इनको लिटरेट घोषित करना है बाय यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम OTLAS इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स NCERT एंड NIOS। अब आगे बढ़ते हैं भाई, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। ये एक एनुअल स्टैटिस्टिकल कॉम्पिलेशन है आपका जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स का इंडिया में। ये रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। तो भाई इसके हिसाब से सेक्स रेशियो आपका 2021 में 945 था, यानी कि पर 1000 मेल्स पे आपकी 945 जो है वो फीमेल्स है एक एवरेज तौर पे, जो आपका 952 पहुंच जाएगा 2036 तक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी मेल्स की जो है वो 68.4 और 71 ईयर्स पहुंची है मेल्स के लिए, और 68.4 पहुंची है मेल्स के लिए और 71 ईयर्स पहुंची है फीमेल्स के लिए 2015 से लेके 19 के बीच में। तो भाई ये 2031 से लेके 36 तक मेल्स के लिए 71.2 और फीमेल्स के लिए 74.7 पहुंच जाएगी, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें यानी कि पर 1000 कितने बच्चों की डेथ होती है, तो उसमें भाई 28 की डेथ होती है 2020 में, ये ऐसा एक एवरेज है, 28 मेल्स एंड 28 फीमेल। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो भाई ओवरऑल लिटरेसी रेट है 77.7 2017 में, मेल्स के अंदर 84.7 और फीमेल्स के पास है 70.3। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 41% ओवरऑल है 2022 में, 57.3 मेल है और 24.8% आपका फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस समिट। तो भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है इसको वर्ल्ड टीबी डे जो आपका मार्च 24 को मनाया जाता है इस दिन एड्रेस किया। ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप भी था साथ में, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। थीम क्या थी भाई, इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं, इंडिया जो है, इंडिया आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड टीबी केसेस जो है कंट्रीब्यूट करता है, और इनफेमसली इंडिया को टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, काफी दुख की बात है। फिर नेक्स्ट आते हैं भाई कट्टू नायकन ट्राइब, ठीक है। देखो क्वेश्चन यूपीएससी आपसे कैसे पूछ लेता है ना, बहुत खतरनाक तरीके से पूछ लेता है। कैसे एग्जांपल देता हूँ, ऑस्कर अवार्ड की जो डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट विस्परर्स, है ना, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला इस डॉक्यूमेंट्री को।
ये बेसिकली कट्टू नायकन ट्राइब के ऊपर है, उनकी कंजर्वेशन लेगेसी के ऊपर है कि वो किस तरीके से जीव जंतुओं से और प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें एक कपल को दिखाया गया है, एक छोटे से एलिफेंट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये इन्फॉर्मेशन है, तो इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कट्टू नायकन ट्राइब के बारे में। ये आपके 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है। ठीक है, ये आपके तमिलनाडु और केरला यानी कि नीलगिरीज और सराउंडिंग रीजन्स में पाए जाते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो सारी द्रविडियन लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, बस आपकी सारी द्रविडियन लैंग्वेजेस का एक मिक्सचर है। और इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी डीपली सनातन धर्म के अंदर है, यानी कि ये एनिमल्स की वर्शिप करते हैं, वर्ड्स की वर्शिप करते हैं, ट्रीज की, रॉक्स की, स्नेक्स की, यानी कि हर जो चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है ना, जो सभी सनातन धर्म में होता है उसकी ये पूजा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मटुआ कम्युनिटी। तो भाई पीएम मोदी ने सब लोगों से कहा है कि भाई मटुआ महामेला जो आपका होता है, मटुआ महामेला आपका वेस्ट बंगाल में होता है, इसमें जाकर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है कि भाई जाइए विजिट कीजिए। ये मेला आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री हरिचंद्र ठाकुर के बर्थ एनिवर्सरी पे। ये आपके इस वैष्णवाइट सेक्ट जिसको मटुआ कहा जाता है उसके ये क्या थे, संस्थापक थे। उन्होंने बंगाली में बहुत सारी कप्लेट्स लिखी हैं और उन्होंने जो लोग होते हैं उनकी एजुकेशन की बात की थी, प्लस उनके अंदर में सांप्रदायिकता की भावना जो है वो बढ़ाने की बात की थी। ठीक है, वो एक कास्टलेस सोसाइटी स्टेब्लिश करना चाह रहे थे। मटुआस जो है वो नाम शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, एक शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप है जिनको अछूत माना जाता है 19th सेंचुरी से। मटुआस इंडिया में पार्टीशन के बाद में आए थे, यानी कि बांग्लादेश से ये माइग्रेट करके इंडिया में आ गए थे पार्टीशन के दौरान। फिर नेक्स्ट आता है भाई रायसीना डायलॉग 2023। ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, ये बेसिकली ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा फेस किए जा रहे मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कंडक्ट की जाती है, नई दिल्ली में कंडक्ट की जाती है सिंस 2016। इसका नाम रायसीना हिल से आता है जहां पर भाई इंडियन गवर्नमेंट की मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रीज एंड बाकी सारी चीजें हैं। ये होस्ट की जाती है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस बार की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। अब आते हैं भाई इंटरनेशनल न्यूज पे। तो भाई सबसे पहले बोला तिनुबू जो है वो भाई आपके नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित हुए हैं। ठीक है, सॉरी, नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने राइवल अटिकू अबूबकर को हरा दिया और कंट्री के जो करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुहारी को अब 2 टर्म सर्व करने के बाद में स्टेप डाउन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं रामचंद्र पौडेल, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। तो भाई रामचंद्र पौडेल जो है नेपाली कांग्रेस के एक पुराने नेता हैं, ठीक है, फॉर्मर डेप्यूटी मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनको नया प्रेसिडेंट चूज किया गया है, इलेक्ट किया गया है नेपाल। नेक्स्ट आते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023। तो भाई शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जो है गवर्नर है भाई हमारे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो है सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है उसके द्वारा घोषित किया गया है ना। कोविड के दौरान जो उनकी लीडरशिप रही है, नॉन बैंकिंग कंपनीज को बचाने का जो उनका प्रयास रहा है, और भी बहुत सारी चीजें रही हैं, लाइक रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान जो महंगाई बढ़ी है उसको रोकने के लिए इनके जो चैलेंजिंग वर्क रही है उसके लिए इनको अवार्ड करने का फैसला उन्होंने किया। नेक्स्ट आते हैं अर्जेंटाइन अमेरिकन मैथमेटिशियन लुइस कैफरेली विंस 2023 एबल प्राइज। तो भाई एबल प्राइज जो है वो नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन है नाइल्स हेनरिक एबल, उनके नाम पे वही रखा गया। ठीक है, ये आपका वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स माना जाता है मैथमेटिक्स में, और ये प्राइज हर साल किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है एक या एक से ज्यादा आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस। नेक्स्ट आती है G20 RIIG कॉन्फ्रेंस। तो भाई G20 की RIIG यानी कि रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इनोवेशन ग्रुप कॉन्फ्रेंस जो है भाई ये कंडक्ट की गई मार्च 23 को। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स भाई वर्ल्ड के अराउंड से आए, और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रहेगी कि भाई बिल्डिंग का सस्टेनेबल एंड सर्कुलर बायो इकोनॉमी, और डिस्कशंस भाई इन्हीं क्रिटिकल इश्यूज के आसपास होंगे।
तो भाई सस्टेनेबल और सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्या होती है? तो जैसे बायो इकोनॉमी की बात करें, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक क्रॉप्स, फॉरेस्ट, फिशरीज और फूड, एनर्जी और मटेरियल्स वगैरह है, इनके बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल और सर्कुलर बायो इकोनॉमी आपकी वो होती है जो इंश्योर करती है कि इन रिसोर्सेज का लॉन्ग टर्म जुडिशियसली यानी कि वाइजली हम लोग यूज करें, वेस्ट को मिनिमम करें, उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, एफिशिएंट यूज और रीयूज। नेक्स्ट भाई आता है भाई कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन जो आपका आता है नॉर्थ ईस्ट का, इन्होंने 4th एडिशन कंडक्ट किया टेबल टॉप एक्सरसाइज का, सिमुलेटेड इमरजेंसी एक्सरसाइज होती है ये। ठीक है। ये किया अंडर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो सीएससी को 2011 में बनाया गया था ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग के तौर पे, यानी कि इसमें आती है भाई हमारी इंडिया, इंडिया के सामने श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों कंट्रीज आती है। बाद में मॉरिशस जो है, मॉरिशस ने भी इनको जोड़ लिया एक 4th मेंबर के तौर पे, और बांग्लादेश और सेचेलिस, इनको जो है, इनको ऑब्जर्वर कंट्रीज के तौर पे स्टेटस दिया है, यानी कि मेंबर नहीं है लेकिन ये ऑब्जर्वर है। तो कॉन्क्लेव क्या करता है? रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है, शेयर्ड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, जो इंडियन ओशन रीजन के जो भी नेशंस हैं, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीन पोल्यूशन और उससे रिलेटेड चीजों को ये प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स। तो ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स आपका यूके का एक ऑपरेशन है जिसमें उन्होंने तकरीबन 2.3 बिलियन पाउंड्स की जो हेल्प है वो मिलिट्री सपोर्ट आपको यूक्रेन को दिया है। इसमें यूके और उनके साथ में कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सॉरी, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुनिया, नीदरलैंड्स वगैरह जो है वो यूक्रेन की मिलिट्री को ट्रेन कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। आगे बढ़ेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR 2023 को लॉन्च किया। ये रिपोर्ट क्या करती है? ये रिपोर्ट एवेल्युएट कर रही है लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस को 6 की वेरिएबल्स को अपने हाथों में लेके। ठीक है। रिपोर्ट का गोल है कि भाई की डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड करने हैं लोगों के वेलबींग के, लोगों के खुश होने के। ठीक है। तो ये बेसिकली लोगों का खुद के बारे में जो असेसमेंट है उनकी हैप्पीनेस को लेके, उनकी इकोनॉमिक और सोशल डेटा को लेके, उसके बाद उन्होंने जनरेट किया है। तो रैंकिंग जो है भाई आपकी 3 साल का एवरेज लिया है 2020 से लेकर 2022 तक, उसके बेसिस पे जनरेट की गई है। ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें आ जाती है, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आयरलैंड। और उसके बाद में भाई इंडिया जो है उसको 126 रैंक दी गई है 137 कंट्रीज में से। 136 रैंक आपकी 2022 में दी गई थी 146 कंट्रीज में से। अफगानिस्तान, लेबनान और सियरा लोन जो है ये आपके सबसे बॉटम में। नेक्स्ट आता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस रिपोर्ट यानी कि SDSN। ये आपकी 2012 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को क्या करती है? प्रमोट करती है। ठीक है। टू प्रमोट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को प्रमोट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो चीजें डिसाइड हुई थी उनको भी इम्प्लीमेंट करवाना है। ये एनुअल रिपोर्ट्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या करते हैं? इनको पब्लिश करते हैं। सबसे लास्ट में ऑकोस यानी कि आपका आ जाता है US, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भाई हमारी ऑकोस। ठीक है। इन्होंने न्यूक्लियर पावर सबमरीन का एक नया फ्लीट जो है उसको लॉन्च करने का प्लान लॉन्च किया है। 2021 में इसको अनाउंस किया गया था। ये 3 वे स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस है ऑस्ट्रेलिया, यूके और US के बीच में। इन तीनों कंट्रीज की डिफेंस कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और इंडस्ट्री कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आते हैं भाई स्पोर्ट्स पे। लियोनेल मेसी, इनको फीफा का मैन का बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया गया, बेस्ट फीफा मैन प्लेयर अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। ठीक है। फीफा ने इनको प्रेजेंट किया है। सेकंड है रेस अक्रॉस इंडिया। रेस अक्रॉस इंडिया एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस है। ये आपकी बेसिकली एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है उसके द्वारा अकॉर्ड की गई थी वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन की। नेक्स्ट आती है व्हाट इज रेस अक्रॉस इंडिया। तो भाई
नेक्स्ट आता है व्हाट इज रेस अक्रॉस इंडिया। तो रेस अक्रॉस इंडिया एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस है। इसको एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के तौर पे अकॉर्ड किया गया वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, ये रिसेंटली आपकी श्रीनगर से स्टार्ट हुई, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और ये आपकी जाएगी भाई बहुत लेंथ कवर करती हुई जाएगी, यानी कि ये आपका बेसिकली कन्याकुमारी तक जाएगी। ये अल्ट्रा साइकिलिंग बेसिकली आपकी वो इवेंट होते हैं जहाँ पर साइकिलिस्ट क्या करते हैं 200 किलोमीटर आपके तकरीबन 6 घंटों के अंदर में कवर करते हैं। फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है वर्ल्ड का। अल्ट्रा साइकिलिंग के साथ साथ इसमें 3 और साइकिलिंग के स्पोर्ट्स होंगे, रोड साइकिलिंग, साइक्लोक्रॉस और माउंटेन बाइक। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो भाई इंडिया फर्स्ट क्लोन्ड देसी गिर फीमेल का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, इन्होंने कंट्री की पहली क्लोन्ड फीमेल काफ जो है देसी ब्रीड है गिर, ठीक है, उसका नाम है गंगा, वो प्रोड्यूस की। तो NDRI का जो इनिशिएटिव है ना, इस इनिशिएटिव में बेसिकली आपके क्लोज जो है इंडिजीनियस काउ ब्रीड्स, यानी जो हमारी देसी काउ ब्रीड्स है उनके बनाए जाएंगे। इसमें भाई हमारी गिर आ जाती है, साहीवाल आ जाती है, ठीक है, थरपारकर आ जाती है, रेड सिंधी आ जाती है। ये हमारी देसी कैटल ब्रीड्स है जो मिल्क प्रोडक्शन और इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके अंदर अगर हम गिर की बात करें तो भाई गिर आपकी अलग अलग कंडीशंस की टॉलरेंस के लिए जानी जाती है, यानी कि अलग अलग तरह की जो ट्रॉपिकल डिसीज होती है वो गिर में आसानी से नहीं लगती, ठीक है, स्ट्रेस बहुत आसानी से झेल लेती है। तकरीबन 15 लीटर से ज्यादा मिल्क आपका पर डे प्रोड्यूस किया जाता है क्लोन्ड गिर फीमेल काफ्स के द्वारा, और ये आपका मिल्क प्रोडक्शन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन किया है उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून के साथ में, ताकि हाई यील्ड देसी ब्रीड्स जैसे कि गिर, रेड सिंधी और साहीवाल ब्रीड्स को क्लोन किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं युविका की तरफ। तो भाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इन्होंने युवा विज्ञानी कार्यक्रम जो है युविका, इसको लॉन्च किया है स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए कि वो स्टेम के अंदर, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन चारों फील्ड्स में एक पैशन अपना डेवलप कर सके। ठीक है, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, इसरो आपके टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको ग्रोथ करवाता है, यानी कि उनको नर्चर करता है, जिनका साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा इंटरेस्ट होता है। मूविंग ऑन टू द इकोनॉमी, रेगुलेशंस बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। भाई सेबी जो है हमारी, उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं ताकि सेकेंडरी मार्केट के इन्वायरमेंट को रेगुलेट और प्रॉपर तरीके से किया जा सके। सेबी को 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे, ठीक है, अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। फंक्शंस बेसिकली क्या है, सेबी के फंक्शंस है कि भाई इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाना सिक्योरिटीज में, है ना, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंजेस को रजिस्टर करती है, उनकी वर्किंग को रेगुलेट करती है। डिपोजिटरीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और बाकी सिक्योरिटीज मार्केट को ये क्या करती है, बाकी सिक्योरिटीज मार्केट को ये आपकी इनकी पूरा फंक्शनिंग देखती है। इसके साथ साथ फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, उनको सिक्योरिटीज मार्केट में रोकने का काम है इनका। तो सेबी के 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, एक बॉडी के तौर पे क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल और क्वासी एग्जीक्यूटिव। क्वासी का मतलब होता है आधा, यानी कि ऑलमोस्ट। तो ये क्या करती है, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में क्या करती है भाई, कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर्म करती है, ठीक है। जुडिशियल की कैपेसिटी में क्या करती है, इन्वेस्टिगेशंस करती है, और एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में क्या करती है, रूलिंग्स और ऑर्डर्स जो है वो पास करती है। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं भाई सेबी के पास में, इंस्पेक्शंस कर सकती है, इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंजेस का ऑडिट कर सकती है, म्यूचुअल फंड्स, इंटरमीडिएटरी, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी सिक्योरिटीज मार्केट की, उन सब की इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज वगैरह कर सकती है। जुडिशियल पावर्स ये इनके पास में है ना, जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, उसी लेवल की पावर जो आपकी कोर्ट्स ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर में सेबी के पास भी है, ठीक है। सेबी मार्केट रेगुलेशंस के अंडर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग है सिक्योरिटी का, वो उसके अंडर में रोक सकती है, ठीक है। किसी भी इंसान को प्रोहिबिट कर सकती है कि भाई आप सिक्योरिटीज के अंडर में डील नहीं करेंगे क्योंकि आप फ्रॉडुलेंट हैं।
इसी के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज या फिर ऐसी किसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर को भी सस्पेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटीज को और जो पैसा इकट्ठा किया गया यानी कि प्रोसीड्स जो है उनको इंपाउंड कर सकते हैं, उनको रिटेन कर सकते हैं अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका इन्वेस्टिगेशन में है तो। नेक्स्ट आता है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। इंडिया ने तकरीबन 27 बिलियन डॉलर्स जो है वो अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा बचाए थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। डीबीटी आपका 2013 में लॉन्च किया गया था ताकि गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो है वो डायरेक्ट सिटीजन्स के आधार सीडेड बैंक अकाउंट, जो आधार लिंक बैंक अकाउंट है उनमें डायरेक्ट दिया जा सके उनकी बेनिफिट्स के लिए। डीबीटी के अंडर में स्टार्टिंग में 24 स्कीम्स हुआ करती थी, पायलट प्रोग्राम था, स्टार्ट किया गया था 43 डिस्ट्रिक्ट थी 2013 में। अब 300 सेंट्रल स्कीम्स उसके अंडर में आ चुकी हैं, 2000 से ज्यादा स्टेट स्कीम्स आ चुकी हैं दिसंबर 2022 के एंड में। आधार इसमें मैंडेटोरी नहीं है, लेकिन आधार एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराता है इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को, तो उसको प्रेफर किया जाता है और लोगों को इंकरेज किया जाता है कि वो आधार का यूज करें। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिपोर्ट सबमिट की अपनी एवेल्युएशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करते हैं इस स्कीम की, तो एक फ्लैगशिप मिशन है जो 2015 में लॉन्च किया गया था अंडर हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए घर जो है वो होने चाहिए। ये मिशन क्या करता है, अर्बन हाउसिंग शॉर्टेजेस को एड्रेस करता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को प्रॉपर हाउसिंग अवेलेबल कराने के लिए है, प्लस जो आपके लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए, और जो आपके मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं इंक्लूडिंग द स्लम ड्वेलर्स, जो आपकी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उन सबको प्रॉपर हाउसिंग अवेलेबल कराने के लिए ये इम्प्लीमेंट आपकी की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, महुआ के द्वारा। ये सारे के सारे इंटायर अर्बन एरिया को कवर करती है। इसमें हमारे स्टेट स्टोरी टाउन्स आ जाते हैं, नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज आ जाते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज आ जाती हैं, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज आ जाती हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज आ जाती है, या फिर ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हो जो अर्बन प्लानिंग और रेगुलेशंस को करते हैं। टाइमलाइन आपकी इस मिशन की इनिशियली 7 साल की थी, 2015 से लेके 2022। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी, तो आरबीआई ने आईएफसी का स्टेटस जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA को दिया है। ठीक है, बेसिकली आईएफसी एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग लोन कंपनी है जो क्या बोलती है भाई, ये बोलती है कि भाई मिनिमम ऑफ 75% टोटल एसेट्स किसी भी कंपनी के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के तौर पे डिप्लॉयड होने चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी ने 75% अपने एसेट्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में डेडिकेट किए हैं तो उनको आईएफसी की कैटेगरी में डाला जाएगा। इसके साथ साथ एक मिनिमम नेट वर्थ जो है वो 300 करोड़ की होनी चाहिए, और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होता है कंपनी का वो आपका ए होना चाहिए। ठीक है, या उसके बराबर होना चाहिए आपकी नेशनल लेवल की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जैसे कि CRISL हो गया, फिच हो गया, ठीक है, केयर वगैरह हो गया, तो ये आपकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। फिर आते हैं भाई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022 की तरफ। तो ये एक आपको प्रोडक्शन एस्टिमेट्स देगा 4 मेजर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स का, जिनको MLPs कहा जाता है, मिल्क, एग, मीट एंड वूल के बारे में। इसके साथ साथ लाइफ स्टॉक की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 20th लाइफ स्टॉक का जो भाई सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग, है ना, 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, इसके अकॉर्डिंग जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है उसके बारे में बताएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा जो रहता है लाइफ स्टॉक का उसके बारे में भी बताएगा। ये आपका रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। इसकी की हाईलाइट्स की बात करें तो इनके हिसाब से पर कैपेबिलिटी जो कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की है 2021 से लेके 2022 में वो है 444 ग्राम पर डे, यानी कि हर इंसान को इंडिया में इतना दूध अवेलेबल है एक एवरेज के तौर पे। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में राजस्थान आ जाता है, यूपी आ जाता है, फिर MP आता है। टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में भाई महाराष्ट्र आता है, यूपी आता है, एंड देन वेस्ट बंगाल। और टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में राजस्थान, JNK एंड देन गुजरात। ये भाई हमारे वूल वाले स्टेट्स, ये है हमारे मीट वाले स्टेट्स, और ये है हमारे मिल्क वाले स्टेट्स।
अब नेक्स्ट भाई हमारा सबसे लास्ट का सेक्शन आता है, दैट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले गनेशियास ड्वार्फ गेको, एक नई स्पीस की गेको यानी कि सिनेमाइसिस गणेशियाई जो है, इसको माले महालदेश्वर हिल्स में डिस्कवर किया गया है, चरमरा नगर कर्नाटक में। ये गेको स्पीसीज है, ये इस एरिया की नेटिव है यानी कि एंडेमिक है, और इसको नाम दिया गया है के.एम. गणेशियाई के ऊपर। एक रिनाउंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है और कन्नड़ के राइटर भी है। रिसर्चर्स फ्रॉम अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अट्री, ठीक है, ये लोग जो है इन्होंने इस नई स्पीसीज की डिस्कवरी की घोषणा की। फिर आता है थंथाई परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम क्या करेंगे, 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट की बनाएंगे। तकरीबन 80,567 हेक्टेयर के बीच में ये फैली हुई है इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अंथियूर, गोबीचेट्टीपालयम तालुक जो आपकी इरोड डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आती है। इस सेंचुरी के अंदर में रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज आएंगे अंथियूर, बरगुरू, थट्टाकरई और चेनाम पट्टी के। किस स्पीसीज मैमल्स की हैं? 136 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 118 स्पीसीज बटरफ्लाइज की हैं। यहाँ पर एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स, गॉर्स और डियर्स पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं थियाना इंडिका की तरफ। तो भाई आपके ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं जो आपके सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई को बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक नई स्पीसीज जंपिंग स्पाइडर की पाई है जिसका नाम रखा गया है थियाना इंडिका, ठीक है। ये स्पाइडर आपकी कुलासुपुहा नाम की जो जगह है वहाँ एक्सपीडिशन किया गया था। ये जगह पड़ती है शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ये किया गया था दिसंबर 2021 में। थियाना इंडिका आपकी थियाना सीएल कोच जीनस ऑफ साल्टिसिडाई फैमिली को बिलोंग करती है। नेक्स्ट आते हैं एक्सोस्टोमा धृटियाई, ये आपकी नई स्पीसीज है कैटफिश की, अरुणाचल प्रदेश से पाई गई। तो ये टीम ऑफ साइंटिस्ट जो आपके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक नई कैटफिश की स्पीसीज को ढूंढा है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो डिस्कवरी है जेडेसाई के द्वारा अनाउंस की गई और इस कैटफिश को नाम दिया गया है एक्सोस्टोमा धृटियाई। ये जो नई स्पीसीज है ये सिक्किम स्ट्रीम के पास में मिली थी, ये ट्रिब्यूटरी है सियांग रिवर की इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब ये बेसिकली कैटफिश क्या करेगी, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी में और एडिशन करेगी। इसका नाम जो है एक्सोस्टोमा धृटियाई रखा गया है धृति बनर्जी के ऊपर, जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है जेडेसाई, ठीक है। और ये जो नई स्पीसीज है स्मॉल फिश है जो आपकी वहां के आसपास की नदियों में मिलती है, लोकल ट्राइबल्स इसको नुगरांग कहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन कंसल्टेशन विद ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इन्होंने ड्राफ्ट स्कीम लॉन्च की है एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोसेस टू एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर इंडियन कार्बन मार्केट। इंडियन कार्बन मार्केट के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए उन्होंने इस स्कीम की ड्राफ्ट लॉन्च किया है। अगर हम CCTS की बात करें तो CCTS आपका पार्लियामेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 लॉन्च किया, इनेक्ट किया, उसके बाद में ये ड्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को CCTS को डिफाइन करने के लिए एम्पावर करेगा और उनको कंसल्टेशन देंगी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। CCTS का सीधा सा एम है रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, जो आपका ग्रीन हाउसेस गैसेज का एमिशन होता है उसको कम कर। सेकेंड लास्ट आपका आता है डिसैलिनेशन प्लांट्स। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ग्रीन सेल्फ पावर डिसैलिनेशन प्लांट जो है लक्षद्वीप में सेटअप करेंगे। जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिसैलिनेशन प्लांट होगा, जो प्लांट को पावर सप्लाई करने के साथ साथ उसको सी वाटर जो है भाई समुद्र का खारा पानी है उसको पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने वाले पानी में कन्वर्ट भी करेगा। करंट डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो आपकी डीजल जनरेटर सेट्स पे चलते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी बढ़ती है, ठीक है। और NIUT जो है उन्होंने लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन LTT प्लांट जो है लक्षद्वीप के 6 आइलैंड पे सेटअप किए हैं और एक आपका नदर चेन्नई में किया है। डिसैलिनेशन क्या होता है? डिसैलिनेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिसे सी वाटर से या फिर ब्रैकिश वाटर से क्या किया जाता है, आपका फ्रेश वाटर ऑब्टेन किया जाता है। LTTD आपका एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए वार्म सरफेस सी वाटर जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको फ्लैश एवापोरेशन का प्रोसेस किया जाता है लो प्रेशर पे और वेपर वगैरह उसकी उड़ाई जाती है और उसको कंडेंस्ड किया जाता है उसकी वेपर को कोल्ड सी डीप सी वाटर के साथ, एंड देन फर्दर साइंटिफिक प्रोसेस लगा के भाई हमारा जितना पीने वाला पानी निकाल लिया जाता है।
और उसके बाद हम बात करते हैं भाई लिम्फेटिक, अच्छा सॉरी यार हेडलाइन गलत हो गई भाई, लास्ट वाली स्लाइड से आ गई। इसकी हेडलाइन होनी चाहिए राइट टू हेल्थ, है ना। तो रिसेंटली राजस्थान आपका फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जिन्होंने राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू किया। ठीक है, ये बेसिकली आपका हेल्थ सबका एक राइट होता है, तो राइट टू हेल्थ जो है इंडिया में उसको लागू करने की एक अच्छी पहल है। इस स्कोप क्या है भाई इसका, इसका स्कोप ये है कि राइट टू हेल्थ जो है वो टाइमली और अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर के साथ साथ उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं उनको भी एड्रेस किया जा रहा है, लाइक एक्सेस टू सेफ एंड पोर्टेबल वाटर एंड एडिक्वेट सैनिटेशन। सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, साफ पीने का पानी मिलना चाहिए। हेल्दी ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, जहां काम किया जाता है वहां आसपास एनवायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए। एक्सेस टू हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो भी आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात में देखें तो राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट के अंडर में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू हेल्थ को भाई आपके राइट टू हेल्थ लाइफ के अंडर में डाला गया है, जो आर्टिकल 21 के अंडर में आता है थ्रू सब्सटेंटिव रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो भाई मार्च 2023 के जो करंट अफेयर्स है वो ज्यादा नहीं थे, ठीक है, डोंट वरी, इस बार थोड़े कम थे क्योंकि इतने ही करंट अफेयर्स थे। देखो मैं अननेसेसरीली जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं डालता, कोई आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैं पहले भी इन बातों को बहुत बार बोल चुका हूं कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स नहीं करने, आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स करने चाहिए, या फिर आप उनको फोर्टनाइटली कर सकते हो, यानी कि आप इनको 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहते हैं मंथली, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि डेली ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जो आपके काम की नहीं होती है, और मैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में बच्चों को शेयर करते हुए देखता हूँ। ऐसी ऐसी खबरें वो शेयर करते हैं जो सीडीएस एनडीए सीएपीएफ से उनको दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। अब उन बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने कभी बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स का एनालिसिस ही नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्होंने एसएससी के करंट अफेयर्स देख लिए, बाकी एग्जाम के करंट अफेयर्स देख लिए, उनको लगा भाई ऐसे करंट अफेयर्स आ रहे हैं, नहीं, करंट अफेयर्स वैसे नहीं आते। और डेली करंट अफेयर्स में आपका होता है टाइम वेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। डेली क्या है कि भाई डेली आपको 100 खबरें मिलेंगी, आपको लगेगा सभी इंपॉर्टेंट है। वीकली अगर आप जाओगे तो आपको 75 खबरें सही लगेगी का जो टाइम की। फोर्टनाइटली जाओगे तो 50 आपको लगेगी, और वहीं अगर आप मंथली जाओगे तो 25 खबरें ऐसी होंगी जो आपके काम की होंगी। फिल्टर डाउन ऐसे ही होता है। अब देखो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको करंट अफेयर्स डेली अवेलेबल कराना ही कराना है क्योंकि उनका कंटेंट वहीं से जनरेट होगा, सीधी सी बात, देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट। लेकिन आप लोगों को देखना है कि भाई आपका गोल क्या है, आपका कौन सा एग्जाम को आपने गोल बना के रखा है। अगर आपका गोल सीडीएस एनडीए सीएमबीएफ है तो आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं करनी चाहिए, मंथली करंट अफेयर्स इज द राइट वे, उनको अच्छे से एनालाइज करो। इसकी शीट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू पहुंच चुकी हैं, तो प्लीज डू कॉन्स्टेंटली रिवाइज दैम, उनको 8-10 बार रिवाइज कीजिए, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं बाय, जय हिंद।